हेलो बच्चों, आज हम देखने जा रहे हैं क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं का क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ शुद्ध है। फर्स्ट है दूध, रक्त, जल या मिश्र धातु। तो यहाँ शुद्ध पदार्थ की गिनती में आएगा जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल क्यों आएगा, क्योंकि बाकी के जो भी हैं वो किसी भी अनुपात में मिल सकते हैं। जल का जो रेशियो है वो फिक्स है, H2O ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अशुद्ध पदार्थ है। सोडियम, सोडियम, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध पदार्थ है। पहला है सोडियम Na, दूसरा है वायु, तीसरा है हाइड्रोजन और चौथा है अमोनिया। तो इसमें से कौन सा अशुद्ध, यहाँ पे अशुद्ध पूछ रहा है कि अशुद्ध कौन सा है। तो अशुद्ध में यहाँ पे आ जाएगा वायु, क्योंकि ये बहुत सारे गैसों का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन तत्व है। हवा, ऑक्सीजन, पानी या लवण। तो तत्व क्या होता है, जो अकेले होता है, किसी भी पदार्थ का मिश्रण नहीं होता है। तो हवा तो बहुत सारे पदार्थों का मिश्रण होता है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन तो अकेले होता है O। अगर जल को देखें तो जल होता है H2O, और लवण को देखें तो ये भी अम्ल और क्षार के मिलने से बनता है लवण। तो ये सारे मिश्रण होते हैं, ये सारे मिश्रण हैं, जबकि सही पदार्थ है, सही आंसर है ऑक्सीजन, जो तत्व है, जो अकेला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा तत्व नहीं है। तत्व नहीं है, फर्स्ट है ऑक्सीजन, अभी हमने देखा कि ऑक्सीजन एक तत्व है। नेक्स्ट है ब्रोमीन, Br, ये भी एक तत्व है। नेक्स्ट है कागज। अब कागज तो मिलने से कागज तो बनता है पेड़ से, और इसके बाद है जस्ता, Zn। तो हम लोग देख रहे हैं सब अकेले है। Zn अकेला है, ब्रोमीन अकेला है, ऑक्सीजन अकेला है, अकेला घटक है, किसी और के मिलने से नहीं बना है। यहाँ पे है कागज, जो पेड़ पौधे से बनता है, और पेड़ पौधे तो बहुत चीज़ों से बने होते हैं। तो यहाँ पे जो कागज होगा ये तत्व नहीं होगा। नेक्स्ट, निम्नांकित में कौन यौगिक है। यौगिक क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों के निश्चित अनुपात में जो मिलने से बना होता है उसे हम कहते हैं यौगिक। तो फर्स्ट ऑप्शन है वायु। वायु क्या होता है, बहुत सारे पदार्थों का मिश्रण होता है, लेकिन अधिकतर गैसों का अनुपात तो फिक्स रहता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी होती हैं जो फिक्स अनुपात में नहीं पाई जाती। तो वायु को हम लोग यौगिक नहीं कह सकते हैं, वायु को मिश्रण कह सकते हैं। नेक्स्ट है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के लिए तो सिर्फ O लिखते हैं, ऑक्सीजन O2 होता है, ये अकेला होता है, इसलिए इसे हम लोग तत्व कहते हैं। नेक्स्ट है तांबा यानी कि कॉपर, ये भी एक तत्व है। और नेक्स्ट है साधारण नमक जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं, जिसे हम लोग सोडियम क्लोराइड कहते हैं, NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो इसमें सोडियम का एक परमाणु और क्लोरीन का एक परमाणु मिलकर के बनाता है साधारण नमक, और इसका अनुपात हमेशा फिक्स रहता है, और इसलिए यहाँ का इसका आंसर हो जाएगा साधारण नमक। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है, तो आंसर होगा साधारण नमक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन यौगिक है। अब भी पूछ रहा है कि यौगिक है। फर्स्ट ऑप्शन है स्टील, नेक्स्ट है पीतल, नेक्स्ट है आयोडीन, और फिर है संगमरमर। तो यहाँ पे देखेंगे स्टील, ये एक मिश्र धातु है जिसमें दो तत्व मिलते तो हैं, लेकिन उसको हम लोग अपने हिसाब से मिलाते हैं। नेक्स्ट पीतल, ये भी एक मिश्र धातु है। नेक्स्ट है आयोडीन, ये तो एक तत्व है। और फाइनली बचा संगमरमर, इसका फॉर्मूला होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये एक यौगिक है, क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम का और कार्बन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वो हर जगह फिक्स होता है, इसलिए संगमरमर यहाँ पे हो जाएगा यौगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन मिश्रण है। मिश्रण, चांदी एक तत्व है, अकेला रहता है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन, ये भी एक तत्व है। नेक्स्ट है जल का फॉर्मूला होता है H2O, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बना तो है, लेकिन इसका जो अनुपात है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, ये हर जगह सेम रहता है, इसलिए हम लोग इसको यौगिक कहेंगे, मिश्रण नहीं। नेक्स्ट है वायु। तो वायु हम लोग को पता है कि बहुत सारे गैसों के मिलने से बना है, और सिर्फ गैस नहीं, धूलकण और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वायु यहाँ पे हो जाएगा मिश्रण। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वायु।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन समांगी मिश्रण है? समांगी मिश्रण पूछ रहा है। तो पहला है सोडा जल। सोडा जल, जल में घुला हुआ सोडा। समांगी मिश्रण हम लोग देखते हैं, जैसे ही हम लोग ओपन करते हैं उसमें से सोडा निकलने लगता है, जल नीचे रह जाता है, तो इसको हम लोग समांगी नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है वायु। वायु में भी बहुत सारे चीज़ों का मिश्रण है, और वो सभी चीज़ सब, मान लीजिए वायु में कहीं पे धूलकण है तो कहीं पे वो ज़्यादा होगा, कहीं पे कम, तो ये भी समांगी नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है सिरका। सिरका भी विसमांगी मिश्रण होता है, समांगी नहीं होता है। और फाइनली बचा लकड़ी। तो लकड़ी को हम लोग यहाँ पे कहेंगे, क्वेश्चन था कौन सा समांगी मिश्रण है, तो यहाँ पे समांगी मिश्रण में हम लोग आ जाएगा सिरका। राइट आंसर होगा सिरका, ना कि लकड़ी, ये रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन मिश्रण है? मिश्रण पूछ रहा है कि कौन सा मिश्रण है सिर्फ। फर्स्ट ऑप्शन है बारूद, सेकंड है चूना पत्थर, थर्ड है कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड, फोर्थ है नाइट्रोजन। तो यहाँ पे देखते हैं चूना पत्थर क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, CaO। तो इसका तो रेशियो फिक्स होता है कैल्शियम और ऑक्सीजन का। कार्बन डाइऑक्साइड है तो ये होता है CO2, इसमें भी कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो फिक्स है। नाइट्रोजन तो एक तत्व है। बचा बारूद, तो यहाँ पे मिश्रण जो होगा वो हमारा होगा बारूद। नेक्स्ट है निम्नलिखित मिश्रणों में से विलयन की पहचान करें। विलयन कौन है? तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन ए है मिट्टी, ऑप्शन बी है समुद्र जल, ऑप्शन सी है कोयला और ऑप्शन डी है वायु। तो विलयन क्या होता है? विलयन एक समांगी मिश्रण होता है जिसमें एक विलायक होता है, दूसरा विलेय होता है। तो मिट्टी, कोयला और वायु नहीं, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा समुद्री जल, जो एक विलयन की भांति कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन विलयन है? पूछा जा रहा है कौन विलयन है। साबुन विलयन, लवण विलयन, चौक जल का मिश्रण और स्टार्च विलयन। तो विलयन क्या होता है? विलयन सबसे पहले हम लोग को पता है कि समांगी मिश्रण होता है। अगर हम लोग जल में साबुन को घोलें तो हम लोग देखेंगे कि साबुन अलग से, थोड़ी देर के बाद जब हिलाना बंद कर देंगे तो साबुन अलग हो जाएगा, जल अलग हो जाएगा। अगर हम लोग चौक का मिश्रण को देखें कि पानी में अगर चौक का पाउडर घोल दें और मिश्रण को शांत छोड़ दें तो सारा का सारा चौक नीचे बैठ जाएगा, पानी ऊपर हो जाएगा। इसी प्रकार से स्टार्च विलयन भी हम देखते हैं कि जब जैसे ही भात पसाते हैं, जो माड़ बचता है तो उसके ऊपर एक परत जम जाता है और नीचे भी दूसरा हो जाता है। नीचे का माड़ गाढ़ा होता है, ऊपर थोड़ा पतला, और उसके ऊपर क्रीम जैसा जम जाता है। तो ये भी विलयन तो नहीं कहलाएगा। फाइनली बचा लवण विलयन। लवण विलयन क्या होता है? पानी में अगर नमक को घोल दें तो वो परमानेंट घुल जाता है, और उस मतलब कभी भी उसको एक बार मिला करके छोड़ दें तो वो अलग नहीं हो सकता है। नमक और जल किसी भौतिक विधि से, साधारण विधि से हम लोग ऐसे अलग नहीं कर सकते। तो लवण विलयन यहाँ पे क्या हो जाएगा? विलयन हो जाएगा, विलयन का उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मिश्रणों में से कौन विलयन है? पहला ऑप्शन है मिट्टी, दूसरा है कोयला, तीसरा है वायु और चौथा है सोडा वाटर। तो यहाँ पे फिर से पूछ रहा है कि विलयन कौन है। तो सबको, अगर मिट्टी को पानी में घोलेंगे तो क्या हो जाएगा? पानी और मिट्टी पूरी तरह से घुल तो जाएगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद मिट्टी और पानी अलग हो जाएंगे, अलग अलग सतह में दिखेंगे। कोयला भी वही है, कोयला तो भी बैठ जाएगा। वायु है, वायु और जल, या फिर वायु में जो विलयन है वो समांगी तो है नहीं, बहुत सारे गैसों का मिश्रण है पर समांगी तो है नहीं, तो वो विलयन नहीं कहलाएगा। फिर बचा सोडा वाटर, मिश्रण। तो यहाँ पे सोडा वाटर जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो विलयन का एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन निलंबन है? निलंबन, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मटमैला जल। क्यों मटमैला जल? क्योंकि चीनी विलयन अगर हम लोग देखें तो चीनी विलयन क्या होता है? विलयन होता है। सोडा जल भी विलयन होता है। साबुन जल जो होता है वो अपक्षेप हो जाता है, अच्छी तरह से मिलता नहीं है। तो अभी जो बच रहा है वो है मटमैला जल। निलंबन के कण जो होते हैं वो विलयन के कणों से थोड़े बड़े होते हैं, लेकिन अगर छोड़ दिया जाए तो अलग अलग नज़र आ सकते हैं, और ये अपने से होकर के प्रकाश की किरणों को जाने दे देता है, वो होता है निलंबन। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है निलंबन का मटमैला जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कोलाइड है? कोलाइड, तो विलियम, निलंबन और कोलाइड, हमने 3 प्रकार के मिश्रण देखे थे। तो यहाँ पे चीनी का शरबत कोलाइड नहीं है क्योंकि वो विलयन है। पीतल मिश्र धातु है, विलयन नहीं है। धुआं भी मिश्रण है, कोलाइड नहीं है। फाइनली बचता है गोंद, तो सही आंसर हो जाएगा इसका गोंद। गोंद एक कोलाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से
कौन भौतिक परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें पदार्थ अपने गुण को नहीं खोते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है लोहे में जंग लगना। तो लोहे में जंग लगने से लोहा का जो क्वालिटी होता है वो बदल जाता है, लोहा का गुण बदल जाता है, लोहा ऑक्सीकृत हो जाता है। तो ये भौतिक परिवर्तन नहीं होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा। नेक्स्ट है मोमबत्ती का जलना, तो ये भी रासायनिक परिवर्तन में आता है। नेक्स्ट है कोयले का जलना, तो कोयले का जलना तो जब कोयला एक बार जल जाता है तो उसका गुण पूरी तरह से बदल जाता है, तो वो भी रासायनिक परिवर्तन है। और फाइनली बच रहा है जल का जमना। एक बार जब जल जम जाए और उसे पूरा पिघलाया जाए तो फिर से हमें जल मिल सकता है, इसलिए जल का जमना यहाँ पे हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। नेक्स्ट है निम्नांकित में कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन ऑप्शन है पहला जल का उबलना, तो अगर एक बार जल उबल जाए तो फिर से उसे जल वाष्प से जल तो प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट लोहे का पिघलना, तो लोहे को पिघला करके गलाया जा सकता है, फिर से उसको ठोस किया जा सकता है। नेक्स्ट है जलवाष्प का संघनन, जल जो है वाष्प के रूप में मतलब हवा के रूप में है, उसको संघनित करके हम लोग फिर से उसको जल बना सकते हैं। तो ये सारे परिवर्तन जो है ये सारे भौतिक परिवर्तन है। और फाइनली ये कोयले का जलना, अगर कोयले को जलाएं तो जले हुए राख से वापस कोयला कभी नहीं बन सकता, तो ये है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमक तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को पृथक किया जाता है। तो नमक और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को हम लोग पृथक करते हैं ऊर्ध्वपातन विधि से, क्योंकि जब नमक और अमोनियम क्लोराइड को हम लोग गर्म करेंगे तो अमोनियम क्लोराइड जो होगा वो बिना द्रव में बदले डायरेक्टली गैस बन के उड़ जाता है और नमक शेष रह जाता है। इसलिए नमक और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को पृथक करने के लिए हम लोग ऊर्ध्वपातन विधि का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली स्याही में उपस्थित डाई को पृथक करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो क्रोमेटोग्राफी विधि अपनाई जाती है। क्रोमेटोग्राफी विधि किसी डाई के विभिन्न विभिन्न घटकों में डाई में उपस्थित विभिन्न कलर के घटकों को अलग करने के लिए प्रयोग किया गया था। तो काली स्याही में उपस्थित डाई के पृथक करने के लिए हम लोग क्रोमेटोग्राफी विधि का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, निम्नांकित में कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा? टिंडल प्रभाव क्या होता है? टिंडल प्रभाव जब किसी छोटे से स्थान से होकर के सूर्य की किरणें जाती हैं तो सूर्य का जो प्रकाश का जो रास्ता होता है वो दृष्टिगोचर हो जाता है, दिखाई देने लगता है, जिसे हम लोग कहते हैं टिंडल प्रभाव। तो यहाँ पे टिंडल प्रभाव कौन शो करता है? तो नमक का घोल, ये एक विलयन है, नहीं करता है। कॉपर सल्फेट नहीं करता है, कोई नहीं। दूध जो है ये टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है, मतलब दूध में अगर हम लोग टॉर्च मारेंगे तो टॉर्च का जो रास्ता होगा, प्रकाश का जो रास्ता होगा वो साफ साफ दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शन करता है? फिर से नमक विलयन, सोडियम कार्बोनेट का विलयन, कॉपर सल्फेट का विलयन और स्टार्च का विलयन। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा स्टार्च का विलयन। स्टार्च के विलयन से भी टिंडल प्रभाव को देखा जा सकता है। नेक्स्ट, शोरे की जल में विलयता 20 डिग्री सेल्सियस पर 31.5 है। इस ताप पर 10 ग्राम जल में कितना सोरा घुलाया जाए कि विलयन संतृप्त बन जाए? तो संतृप्त करने के लिए उसमें 3.15 ग्राम सोरा मिलाया जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, दही से मक्खन को पृथक करने की सामान्य विधि का नाम क्या होता है? तो दही से मक्खन को पृथक करने के लिए अपकेंद्रन विधि, जिसमें मिश्रण को जोर जोर से घुमाया जाता है, भारी पदार्थ नीचे बैठ जाते हैं और हल्के पदार्थ ऊपर आ जाते हैं। तो दही से मक्खन को अलग करना हो तो हम अपकेंद्रन विधि का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट, समुद्री जल से नमक को पृथक करने के लिए, समुद्र के जल से नमक को पृथक करने के लिए कौन सी विधि अपनाते हैं? तो वाष्पीकरण विधि। नेक्स्ट, नमक से कपूर को अलग करने के लिए तो हमने अभी देखा ऊर्ध्वपातन विधि। सोडियम क्लोराइड को जल के विलयन से पृथक करने के लिए, यानी कि जल और नमक के घोल को पृथक करने के लिए, तो वाष्पीकरण विधि। नेक्स्ट, अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण से पृथक करने के लिए, अमोनियम क्लोराइड जब सोडियम क्लोराइड से मिल गया है तो उसे अमोनियम क्लोराइड को अलग करने के लिए हम लोग अपनाते हैं ऊर्ध्वपातन विधि। नेक्स्ट, धातु के छोटे टुकड़ों को कार के इंजन ऑयल में पृथक करने के लिए आप किस विधि को अपनाएंगे? तो ये प्रक्रिया करेंगे हम लोग छानन विधि से, क्योंकि वो क्या है,
धातु का टुकड़ा है तो इसे आसानी से छान के अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट, जल से तेल निकालने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो जल से तेल निकालने के लिए की पृथक्करण विधि, क्योंकि जल और तेल जो है आपस में अघुलनशील पदार्थ हैं और अघुलनशील द्रवों को अलग करने के लिए हम की पृथक्करण विधि का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, चाय की पत्तियों को पृथक करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो ये तो निश्चित छानने की विधि द्वारा। नेक्स्ट, क्रिस्टलीकरण विधि से किस प्रकार के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है? तो आंसर है अशुद्ध ठोस पदार्थों के नमूनों को शुद्ध ठोस पदार्थों से प्राप्त करने के लिए हम क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, बालू से लोहे की पिनों को पृथक करने में कौन सी विधि का प्रयोग होता है? बालू से लोहे की कणों को, लोहे के कण जो चुंबकीय की ओर आकर्षित होते हैं तो उसको अलग करने के लिए हम लोग चुंबकीय पृथक्करण विधि का प्रयोग करते हैं। मतलब बालू के पास चुंबक लेके जाएंगे तो उसमें जितना भी लोहा का कण होगा वो बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट, गेहूं से भूसे से गेहूं के दानों को पृथक करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो यह है ऊंचाई। इस विधि में जब हवा जोर से चल रहा होता है तब ऊंचाई से गेहूं को गिराया जाता है, जिससे गेहूं का दाना भारी होकर नीचे की ओर गिर जाता है और उसमें जो भूसे होते हैं वो उड़ के दूसरी दिशा में गिरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी में तैरते हुए महीन मिट्टी के कण को पानी से अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है निथारने, पानी को निथारने की क्रिया द्वारा। नेक्स्ट, पुष्प की पंखुड़ियों को निचोड़कर विभिन्न रंजकों को पृथक करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है वर्ण लेखन विधि या क्रोमेटोग्राफी विधि का प्रयोग करके पुष्प की पंखुड़ियों को निचोड़ा जाता है और इसके रंजकों को अलग अलग कर दिया जाता है। मतलब इसके पंखुड़ी में जितने भी कलर होंगे उसको अलग कर दिया जाता है। नेक्स्ट है उस प्रक्रम का नाम लिखें जिससे आप स्याही के विभिन्न संघटक के रंगों को अलग कर सकते हैं। तो इसका आंसर है क्रोमेटोग्राफी, जिसे हम लोग हिंदी में वर्ण लेखन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेड़ों को काटना कौन सा परिवर्तन है? तो अब ऐसे भौतिक परिवर्तन। नेक्स्ट, मक्खन का एक बर्तन में पिघलना कौन सा परिवर्तन है? तो मक्खन का बर्फ में पिघलना, मक्खन का एक बर्तन में पिघलना, मक्खन ज़्यादा तापमान पे रहा वो पिघल गया, कम तापमान पे रहा तो फिर से जल गया, तो ये कौन सा परिवर्तन होगा? भौतिक परिवर्तन। अलमारी में जंग लगना कौन सा परिवर्तन है? तो हमें पता है कि जंग कहाँ लगता है? किसी भी धातु के ऊपर, जब उस का ऑक्सीकरण होता है। तो अगर अलमारी में जंग लग रहा है तो ये कौन सा परिवर्तन होगा? रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि अलमारी का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। नेक्स्ट है जल का उबालकर वाष्प बनाना कौन सा परिवर्तन है? तो इसका आंसर है भौतिक परिवर्तन। जल को उबालकर वाष्प बनाना भौतिक परिवर्तन। नेक्स्ट, विद्युत तरंग का जल में प्रवाहित होना तथा उसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों में विघटित होना क्या प्रदर्शित करता है? तो ये प्रदर्शित करता है एक रासायनिक परिवर्तन को। नेक्स्ट, जल में साधारण नमक का घुलना कौन सा परिवर्तन है? तो जल में साधारण नमक का घुलना एक भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट, फलों से सलाद बनाना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। नेक्स्ट, लकड़ी और कागज का जलना कौन सा परिवर्तन है? तो जलने की प्रक्रिया के पश्चात जो होता है वो होता है रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी वस्तुएं शुद्ध पदार्थ हैं? बर्फ, दूध, लोहा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्साइड, पारा, ईंट, लकड़ी या वायु। तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे पहले तो बर्फ होगा शुद्ध पदार्थ, इसे हम शुद्ध पदार्थ नहीं कह सकते हैं। नेक्स्ट है दूध, क्या दूध होगा शुद्ध पदार्थ? तो नहीं, साइंटिस्ट की नज़र में नहीं। नेक्स्ट है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो क्या हम उसे शुद्ध कह सकते हैं? नहीं। नेक्स्ट है कैल्शियम ऑक्साइड, तो क्या उसे शुद्ध कह सकते हैं? तो हाँ, उसे शुद्ध कह सकते हैं। नेक्स्ट है पारा, यहाँ पे शुद्ध पदार्थ का एग्जाम्पल है लोहा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्साइड और पारा।
ये सारे शुद्ध पदार्थ कहला रहे हैं, बाकी की चीज़ें शुद्ध पदार्थ नहीं कहला रही हैं, क्योंकि बाकी चीज़ें बहुत सारी चीज़ों के मिलने से बनी हुई है। जबकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिलने से बना है निश्चित अनुपात में। कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम और ऑक्सीजन के मिलने से बना है, लेकिन यह कैल्शियम और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो भी फिक्स है, पूरे वर्ल्ड वाइड में ये फिक्स है, इसलिए ये सारी चीज़ों को शुद्ध कहा जा रहा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित मिश्रणों में से कौन सा विलयन है? मिट्टी, समुद्री जल, वायु, कोयला, सोडा जल। तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्री जल और सोडा जल। समुद्री जल और सोडा जल जो है वो विलयन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित मिश्रणों में से कौन टिंडर प्रभाव को प्रदर्शित करेगा? नमक का घोल, दूध, कॉपर सल्फेट का विलयन या स्टार्च विलयन। तो इसका आंसर हो जाएगा दूध। दूध के साथ साथ स्टार्च विलयन भी टिंडर प्रभाव को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट कहता है पौधों की वृद्धि निम्नलिखित में से कौन कौन परिवर्तन है? निम्नलिखित में से कौन कौन से परिवर्तन हैं? रासायनिक परिवर्तन है, जिसमें पहला है पौधों की वृद्धि, लोहे में जंग लगना, लोहे के पूर्ण तथा बालू को लोहे के चूर्ण तथा बालू को मिलाना, खाना पकाना, भोजन का पाचन, जल से बर्फ बनाना, मोमबत्ती का जलना। इन सब में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है, भोजन का पकना रासायनिक परिवर्तन है, भोजन का पचना शरीर के अंदर ये भी रासायनिक परिवर्तन है, और मोमबत्ती का जलना, ये सारे एग्जाम्पल्स है रासायनिक परिवर्तन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित को तत्व, यौगिक तथा मिश्रण में वर्गीकृत करें। पहला है सोडियम, तो सोडियम एक तत्व है, सोडियम तत्व है। नेक्स्ट है मिट्टी, तो मिट्टी एक मिश्रण है। नेक्स्ट है चीनी का घोल, तो चीनी का घोल ये भी एक मिश्रण हो जाएगा, क्योंकि इसे किसी भी अनुपात में मिलाया जा सकता है। नेक्स्ट है चांदी, चांदी एक तत्व है। नेक्स्ट है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट एक यौगिक है। नेक्स्ट है टीन, टीन टीन ये एक तत्व है। नेक्स्ट है सिलिकन, तो सिलिकन भी एक तत्व है। नेक्स्ट है कोयला, कोयला एक मिश्रण है। नेक्स्ट है वायु, वायु भी एक मिश्रण है। नेक्स्ट है साबुन, साबुन एक यौगिक है। नेक्स्ट है मीथेन, मीथेन ये भी एक यौगिक है। नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड भी एक यौगिक है। और नेक्स्ट है रक्त, रक्त रक्त एक मिश्रण है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डिस्कशन कल करते हैं।